नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु तैयारी करा रहा हूं। तो आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले लगभग मैंने 6 पार्ट्स के करा दिए हैं। आज जो है 7वां भाग है। यदि आप इसके पहले के हिंदी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है हिंदी के क्वेश्चन हैं। जो उसमें पहला क्वेश्चन है 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका हैं। ऑप्शन दिया है ए निरुपमा सेवती, बी मन्नू भंडारी, सी उषा प्रियंवदा और डी कृष्णा सोबती। देखिए ये जो चार महिलाएं हैं, ये हिंदी में कहानियां लिखने के लिए फेमस हैं। ठीक, ये सब कहानीकार हैं। ठीक, तो इसमें जो 55 खंबे लाल दीवार है, इस कहानी की जो लेखिका है, सॉरी कहानी नहीं उपन्यास है, इस उपन्यास की जो लेखिका है वो है उषा प्रियंवदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उषा प्रियंवदा। ठीक, ये जो उषा प्रियंवदा की जो कहानी 55 खंबे का जो उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवार, इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से जन्मी मानसिक यंत्रणा का मार्मिक चित्रण हुआ है। मतलब इसमें जो स्त्री है उसकी सामाजिक और आर्थिक इन सबसे जो व्यवस्थाएं हैं उससे जो मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के कष्ट जन्मते हैं उसका वर्णन किया गया है। उषा प्रियंवदा की जो बाकी अन्य रचनाएं हैं वो है जिंदगी और गुलाब के फूल, एक काई दूसरा और रुकोगी नहीं राधिका। ये उषा प्रियंवदा की अन्य रचनाएं हैं। बाकी जो लेखिकाएं हैं उनके जैसे निरुपमा सेवती की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है खामोशी को पीते हुए, आतंक बीज, कच्चे मकान और दूसरा जहर। जबकि मन्नू भंडारी हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आपका बंटी और महाभोज। अगर कृष्णा सोबती की बात करें तो कृष्णा सोबती की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है कृष्णा सोबती की। तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ठीक, मतलब 4 कथन दिए हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए पहला दिया है इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ठीक, देखिए पहले मैं बता देता हूँ अनुस्वार क्या होता है। जो अनुस्वार होता है जिसे हम लोग बिंदी ऊपर लगा देते हैं, अंगूर की मात्रा जिसे कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, उसे अनुस्वार कहा जाता है। इसके उच्चारण में क्या है, नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम निकलती है। जैसे अंश, पंच, अंग, तो इसमें क्या है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लिखें अंगूर, लिखें अंग, तो जब अंग बोल रहे होंगे तो अंग लिखेंगे। ठीक, वही अगर अंजर, तो अन के साथ जो जा वर्ड है इसका असर भी पड़ रहा है। तो सीधे सीधे जब भी अनुस्वार होता है तो अनुस्वार के साथ जो उसके बाद जो व्यंजन आने वाला है उसका भी असर देखने को मिलता है उसके उच्चारण में। ठीक, हिंदी में देखिए कौन कौन से अनुस्वार हैं। हिंदी में अनुस्वार हैं ये इंगा, ठीक, इया फिर से मैं बना देता हूँ। ठीक, इया, जना, ठीक, ना और माँ, ये क्या है, ये अनुस्वार व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या, इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी स्तंभों में 5वें शब्द हो। जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, तो 5वां वर्ड क्या है, इंगा। ठीक, टा, ठा, डा, ढा, इया। ठीक, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए अंगा वर्ड कैसे लिखा जाता है। तो गंगा जो वर्ड जिसे हम कहते हैं, जैसे लोग सामान्यतः सीधे लिख देते हैं, इस प्रकार से गंगा लिख देते हैं, ये अशुद्ध रूप है। अगर एकदम शुद्ध रूप लिखना चाहे गंगा का तो गा लिखा जाएगा, इंगा लिखा जाएगा, नीचे गा लिखा जाएगा और फिर बड़ा की मात्रा लगाई जाएगी। तो इस तरीके से गंगा वर्ड लिखा जाएगा। ये कभी कभी इसको क्या है, यहाँ पे बड़े की मात्रा न लगा करके हम लोग नीचे भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी गंगा लिखा जाता है। इसी प्रकार इया के वो रूप का प्रयोग करके लिखना चाहे तो इया का प्रयोग करके अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं धनंजय। तो धनंजय कैसे लिखेंगे, धनंजय, ध
नंया लिखते, धनंजय, धनंजय। ठीक, इस तरह धनंजय लिखेंगे। ठीक, आधा माँ का प्रयोग तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा। तो इस प्रकार से इन सब जो शब्द होते हैं इन सभी को अनुस्वार कहा जाता है। तो देखिए 4 शब्द दिए हैं। पहला, इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा दिया, अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, मतलब नाक से बोला जाता है। तो इन्होंने पूछा कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो इसमें गलत वाला कथन चूज करना है। तो ये कथन भी सही है। तीसरा दिया, इसे इस रूप में दर्शाया जाता है, मतलब ऊपर बिंदी लेकर के। तो हाँ, ये भी सही है, इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है, तो ये भी सही है। चौथा है, इसे इस चांद बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये कि जब चांद बिंदु के रूप में दर्शाते हैं इसे अनुस्वार नहीं कहते, इसे अनुनासिक कहते हैं। तो ये कथन गलत है। तो इन्होंने पूछा तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो यही कथन उपयुक्त नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करे भव हनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। इस अर्थ इसमें क्या है, जो गोपियां हैं वो कृष्ण की बांसुरी को बार बार छिपा लेती हैं ताकि उनसे वो कृष्ण आकर के अपनी बांसुरी मांगे तो उनसे बात करने में जो रस उत्पन्न है वो उनको मिलता रहे। तो उसे क्या कहते हैं, बतरस, मतलब उससे बात करने से जो रस उत्पन्न है। बतरस लालच लाल की, मतलब बात करने से जो उत्पन्न रस है उसके लालच में लाल की, मतलब कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली छिपा ली है। सौह करें, कहती हैं कसम खाते हैं, सौ मतलब सौगंध खाते कि मेरे पास मुरली है नहीं है। भौं हनु हंसे, फिर अपने भौहों से हंस देती हैं। ठीक, फिर दैन कहे नटी जाए, फिर कहती है अच्छा दे रही हूँ, फिर नटी जाए, फिर मुकर जाती हैं। तो ये इसमें क्या है, गोपी और कृष्ण के परस्पर प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी सहृदय के चित्त में, ठीक, हृदय में रति स्थायी भाव जन्मता है। तो वहाँ पर क्या होता जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पे नायक और नायिका एक दूसरे के समक्ष हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का होता है रति। ठीक, कामदेव की पत्नी का नाम रति था। शांत रस का होता है, जो होता है वो होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य होता है जहाँ बालकों के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। तो इसका भी स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य ही होता है। अद्भुत रस, जहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति के या किसी घटना को देखकर आश्चर्य जन्माता है, उसे क्या कहते हैं, अद्भुत रस। तो इसका जो स्थायी भाव क्या है वो है आश्चर्य। ठीक, शांत रस जहाँ पे भक्ति का वर्णन होता है, सांसारिक मोह माया से त्याग का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे हम लगेंगे किनारे। उसी का वात्सल्य रस का उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अद्भुत रस का उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। तो ये सभी क्या है, ये इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेधावी शब्द का अर्थ है। तो मेधावी शब्द का अर्थ दिए हैं, ऑप्शन दिया, ए आज्ञाकारी, बी दौड़ने वाला, सी परिश्रमी और डी प्रतिभाशाली। तो मेधावी शब्द का अर्थ होता है प्रतिभाशाली होता है। ठीक, बाकी जो है वो उसके अर्थ नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस उपन्यास से उद्धृत है, मतलब ने किस कथन उपन्यास से लिया गया है। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मेरे मन में ही रह गई। ऑप्शन दिया है, ए गोदान, बी तमस, सी स्कंदगुप्त, डी लहरों के राजहंस। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान से हैं। ठीक, इस गोदान जो है वो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का गोदान है। ठीक, इस गोदान में देखिए कि एक किसान का वर्णन है। तो इस किसान का नाम है होरी, नाम रहता है। तो अगर ये पूछा जाए कि गोदान उपन्यास का नायक कौन है, तो गोदान उपन्यास का नायक होरी है। उसमें होरी की कहानी है जो अपने जीवन में चाहे एक गाय पालने की इच्छा रखता है, किंतु जीवन भर संघर्ष करने के उपरांत भी उसकी एक गाय पालने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो गोदान उपन्यास का नायक क्या है, गोदान उपन्यास का नायक होरी है। स्कंदगुप्त तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना उपन्यास। इसके अलावा जयप्रसाद जी की अन्य रचनाएं आंसू, लहर, कंकाल और तितली। ठीक, तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है।
भीष्म साहनी की रचना है। और लहरों के राज्यहंस जो है ये नाटक है इसका मोहन राकेश का। मोहन राकेश, राकेश का अर्थ चंद्रमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इनके नायक इन रचनाओं के रचनाकारों के नाम भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लग सकते हैं। मोहन लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, इसके आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? तो पहले निराभिमानी शब्द को तोड़ के देखते हैं। तो निराभिमानी शब्द कैसे मिलके बना है? निर प्लस अभि प्लस मान प्लस ई पद प्रत्यय लगा है। देखिए इसमें जो मूल शब्द है वो है मान शब्द है। मान शब्द है अभि और निर, ये प्रत्यय ये उपसर्ग लगाए गए हैं और ई क्या है? प्रत्यय लगाए गए हैं। तो निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? निराभिमानी शब्द में मूल शब्द मान है। अगर हम लोग मान शब्द का प्रयोग करके अन्य शब्द बनाना चाहते जैसे माननीय, तो इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अभिमान शब्द में अभि उपसर्ग हो गया। विद्यमान में, तो विद्यमान में विद्य प्लस मान हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम लोग मान शब्द का प्रयोग करके अनेक शब्द बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां अचेतन प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहां होता है। मतलब जहाँ पे प्रकृति को मानव के रूप में चित्रण किया जा रहा हो या निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में चित्रित किया जा रहा हो, वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी, सबक सीख लो तू मनुजता का अब भी। तो यहाँ पे क्या है? प्रकृति को ऐसा मतलब नायिका के रूप में चित्रित कर रहे हैं, तो वहाँ वो क्या है? मुस्कुरा रही है जैसे। तो जब क्या है निर्जीव को सजीव के रूप में चित्रित करते हुए मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण क्या इसका आंसर क्या है? यहाँ आंसर हो जाएगा इसका मानवीकरण अलंकार। लिखा है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? आप ऑप्शन दिया, ए ना कोई आया ना कोई गया, बी वह जैसे आया वैसे ही गया, सी वह आया और गया, डी वह आया तब भी गया। तो देखिए संयुक्त वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, योजकों की सहायता से जुड़े होते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक क्या होते हैं? योजक जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, परंतु, किंतु, लेकिन। तो ये शब्द क्या है? योजक है। इन सबके साथ दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए। जैसे एक वाक्य है उसने बहुत परिश्रम किया, दूसरा वाक्य है सफलता नहीं मिली। दोनों को मिला करके लिख दिया जाए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसका आंसर क्या है? तो इसमें चूज करना है, ए ना कोई गया ना कोई आया। ठीक, तो ये क्या है? इसमें कोई योजक नहीं है, तो इसमें क्या है? ये मिश्र वाक्य है। जब योजक उपस्थित नहीं होता तो मिश्र वाक्य है। इसमें भी कोई योजक नहीं है, वह जैसे आया वैसे ही गया, तो इसमें भी कोई योजक नहीं, तो ये भी मिश्र वाक्य है। वह आया और गया, तो यहाँ पे योजक उपस्थित है, तो ये कैसा है? ये अपना संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह आया तब भी गया, तो ये तभी तो गया, तो ये भी क्या है? अपना मिश्र वाक्य है। तो इसके यहाँ 4 आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? अब विकल्प दिए गए हैं, ए भोजपुरी, बी ब्रज, सी अवधी, डी मैथिली। तो विद्यापति भाषा है वो, उनकी जो रचना पदावली है उसकी भाषा जो है मैथिली है, मैथिली भाषा में लिखी गई है। देखिए जो हिंदी की खड़ी बोली है इसका विकास बहुत बाद में देखने को मिलता है। प्रारंभ में हिंदी को कई उपभाषाओं में लिखा गया या क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जाना जा रहा था। इसे देखिए जो विद्यापति है वो भारतीय जो साहित्य है उसमें बहुत सर्वोपरि कवि माने जाते हैं, मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि हैं। इनकी जो है भाषा में संस्कृत, कभी कभी प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, इन सब भाषाओं पे भी लिखते हैं। इसके अलावा अवहट्ट और ये भी इसकी भाषाओं में देखने को मिलता है, सही भाषाएं। ठीक, तो इनकी जो रचना पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखे हैं। देखिए इसके अलावा इनकी बाकी जो रचनाएं हैं जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका और अवहट्ट, ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई है।
ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध नाटक है गोरक्ष विजय है, ये नाम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि गोरक्ष विजय इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार विद्यापति हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए लिखा है मैंने नहाकर पूजा की, तो ये वाक्य शुद्ध है। दूसरा मैंने नहा लिया है, ये वाक्य भी शुद्ध है। और तीसरा मैंने नहाना है, ये वाक्य अशुद्ध है, ये होना चाहिए मुझे नहाना है। मैंने नहाना है नहीं होता है, मुझे नहाना है। मैंने स्नान नहीं किया, ये वाक्य भी शुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया, मैंने नहाना है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे नहाना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया है? ऑप्शन दिया ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत, डी हरिवंश राय बच्चन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये महात्मा गांधी के विषय में सुमित्रानंदन पंत ने कहा था। किसने कहा था? इन्होंने कविता बना, इनकी जो कविता है सुमित्रानंदन पंत द्वारा का तुम्हें नमन, ये कविता इस शीर्षक से इन्होंने कविता लिखी थी, उस कविता में ये पंक्तियां आई हुई हैं। सुमित्रानंदन पंत की अगर हम लोग मुख्य रचनाओं के बारे में बात करें तो वो है युगवाणी, वीणा और लोकायतन। लोकायतन इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, लोकायतन। ठीक। जयशंकर प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली। ठीक, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक। अगर हम लोग मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि हैं, तो इनकी जो कविताएं हैं वो हैं भरत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वृद्ध। और हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं मुख्य कविताएं हैं, कुछ मुख्य रचनाएं हैं वो हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, खादी के फूल, सूत की माला। तो ये सभी क्या है, ये इनकी रचनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया है उसे संक्षिप्त रूप में एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है। दिया है ए नीतिज्ञ, बी उत्तराधिकारी, सी अपरिमार्जित, डी अग्रज। ठीक, तो इन्होंने पूछा है वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो, इसके लिए कौन सा वाक्यांश यूज करेंगे? तो जो शुद्ध ना किया गया हो, नीतिज्ञ का अर्थ होता है जिसे नीति का ज्ञान हो। उत्तराधिकारी जो अभी आने वाले समय में उसका किसी वस्तु या सिंहासन अथवा किसी संपत्ति का अधिकारी हो जाएगा, तो उत्तराधिकारी मतलब आने वाला अधिकारी। अपरिमार्जित, ये इसका शुद्ध रूप है, जो शुद्ध ना किया गया हो। देखिए मार्जन मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम लोग जो है ना मांज कहते हैं, बर्तन मांज लो, तो मांजने का जो तत्सम होता है तो मार्जन होता है। ठीक, तो अगर हम लोग कहें परिमार्जन तो मतलब किसी चीज़ को उसका सही किया गया, मतलब एडिटिंग को एडिट करने को इंग्लिश में क्या कहें, जिसे इंग्लिश में एडिट करना कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं परिमार्जन। और जिसका परिमार्जन हो जाता है उसे कहते हैं परिमार्जित। जिसका परिमार्जन हो जाता है उसे कहते हैं परिमार्जित, और जिसका परिमार्जन नहीं हुआ है उसे कहा जाता है अपरिमार्जित। तो मतलब जिसकी एडिटिंग ना की गई उसे क्या कहेंगे, अपरिमार्जित। मतलब जो शुद्ध ना किया गया है उसे क्या कहेंगे, अपरिमार्जित। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछें कि शुद्ध का विलोम क्या होगा, तो शुद्ध का विलोम क्या होता है, अशुद्ध होता है। ठीक, और एक अगर हम दूसरा कहें तो विशुद्ध होता है, तो विशुद्ध नहीं होता। विशुद्ध का अर्थ भी होता है शुद्ध ही होता है। ठीक, जो बहुत अधिक शुद्ध होता है उसे विशुद्ध कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की फॉरेन मटेरियल किसी प्रकार के अन्य अशुद्धि नहीं होती, उसे विशुद्ध कहा जाता है। 100% जो शुद्ध है 100% उसे विशुद्ध कहा जाएगा। और अशुद्ध क्या होता है, अशुद्ध मतलब जो शुद्ध ना हो। ठीक, अग्रज किसे कहते हैं, जिसने पहले जन्म लिया हो। आगे जो जन्म लेता है उसे अग्रज कहते हैं, इसलिए बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंशी तोताराम उपन्यास प्रकार प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ऑप्शन ए दिया है गोदान, बी रंगभूमि, सी निर्मला और डी कर्मभूमि। तो देखिए मुंशी तोताराम जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास निर्मला के पात्र हैं।
ठीक, देखिए निर्मला क्या है, निर्मला उपन्यास में जो निर्मला के पति रहते हैं उनका नाम मुंशी तोताराम होता है। इसमें निर्मला एक नवयुवती रहती है, मुंशी तोताराम एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जिनसे उसका विवाह हो जाता है। तो यह जो कहानी है वो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर लिखा गई है। इसका जो प्रकाशन हुआ तो 1927 में हुआ था। ठीक, तो ये मुंशी तोताराम किस नाटक के पात्र, किस उपन्यास के पात्र हैं? निर्मला के। गोदान, गोदान का जो नायक है वो कौन है? होरी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। रंगभूमि, रंगभूमि का जो नायक है वो है सूरदास, सूरदास। ठीक, ये क्या है? सूरदास जो है इसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें रंगभूमि में कई प्रकार के मतलब रंगीन धागों में लपेट करके कविता या उपन्यास लिखा गया है। कर्मभूमि का जो नायक है वो है अमरकांत है, जो मतलब जो गांधीवादी है लेकिन गांधीवादी नहीं भी, मतलब दृढ़ गांधीवादी नहीं है। तो उसका जो पॉलिटिकल मतलब कहें कि राजनीतिक परिदृश्य वो स्थिर नहीं है, वो किसी भी पक्ष में जा सकता है। तो उसकी एक कहानी है कर्मभूमि, उस रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुज जलज सरोज का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अम्बुज, अम्बुज क्या है? अम्बुज मतलब अम्बु, अम्बु मतलब होता है जल, अम्बुज मतलब जो जल में जन्मा है। तो कमल, कमल के फूल को क्या कहते हैं? अम्बुज कहा जाता है। जलज जो जल में जन्मा तो वो भी कमल। सरोज जो सर मतलब तालाब में जन्मा है तो वो भी कमल। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल। ठीक, अब देखिए बाकी ऑप्शन दिए हैं, उदार, उपहार, उचित। ये देखिए उदार शब्द है, इसका विलोम क्या होता है? उदार का विलोम होता है कृपण, कृपण, कृपण जिसे हम लोग कंजूस कहते हैं। तो कंजूस का जो तत्सम है वो कृपण है, और उसका जो कृपण का विलोम क्या है? उदार। उदार मतलब जो आसानी से खर्च कर देता है, और कृपण जो कंजूसी करता है। उपहार, उचित, उचित का विलोम क्या हो जाए? अनुचित। उपहार का अपोजिट का विलोम क्या होता है? अपहार होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? दिया अवनति, विकीर्ण, विमुख, बहुत। ठीक, देखिए अवनति, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, तो इसका विलोम हो जाएगा विकीर्ण, विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ। ठीक, ये हो जाएगा। अवनति, अवनति का विलोम होता उन्नति, उन्नति का विलोम अवनति। विमुख का हो जाएगा समुख, विमुख मतलब जो उसकी तरफ से, जिसका मुख दूसरी तरफ हो, विपरीत दिशा में हो, और सम्मुख जिसका मुख उसी तरफ हो। या सम्मुख लिख सकते हैं विमुख, या सम्मुख, सम्मुख भी लिख सकते हैं, सम्मुख भी लिख सकते हैं। सम्मुख मतलब जो एकदम सामने हो। बहुत का विलोम क्या हो जाएगा? थोड़ा। तो ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस भाग के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको किसी में कहीं इस सेशन में किसी डाउट हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैंने पढ़ाया है इन प्रश्नों का पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो जीएस की वीडियोस देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और हिंदी के पहले के वीडियोस देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें अनेक विषयों के मैकेनिकल के सब क्वेश्चन सीरीज है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।